हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड जो टॉपिक है बेसिकली एक ही टॉपिक है, उसका सेकंड पार्ट है प्रोटीन। ये देखिए नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है कि भोजन में किन किन पोषक तत्वों का होना ज़रूरी है और प्रोटीन पर एक नोट लिखिए। तो ये जो प्रोटीन है इसको आपने पता क्या करना है, इसको मतलब कि आपने हेडिंग देना है और जो भी मैं इसमें से बातें बताऊंगी उसमें से आपको जो भी इंटरेस्टिंग लग रही हैं, जो समझ में आ रही हैं और बुक में क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको एक ऐसे बनाना है प्रोटीन पे। तो अब आपने इसको ध्यान से सुनना है कि जब भोजन में हमसे पोषक तत्व पूछे जा रहे हैं तो देखो ये डायग्राम है, ठीक है। ये जो डायग्राम है इसमें ये देखिए भोजन के प्रकार है ना। भोजन के प्रकार क्या होते हैं? भोजन के प्रकार होते हैं शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन, ठीक है। और भोजन के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें से 3 चीज़ें हमें मिलती हैं। ऊर्जा मिलती है, शरीर का निर्माण होता है और शारीरिक क्रियाओं का नियमन होता है। जो छोटा बच्चा होता है वो ग्रोथ कर कर के बड़ा हो जाता है। पहले वो दूध पीता है, फिर उसके बाद वो और चीज़ें भी खाता है। भोजन में उसके धीरे धीरे हम अलग अलग चीज़ें शामिल करते जाते हैं, तो उससे उसके शरीर का निर्माण होता है। तो आप कहेंगे कि फिर बड़े क्यों भोजन खाते हैं? बड़ों के शरीर का निर्माण होना बंद नहीं होता, बड़ों के शरीर का निर्माण भी चलता रहता है। हमारे सेल्स बॉडी के टूटते रहते हैं और भोजन खाने के बाद नए बनते रहते हैं। और हमारे नेल्स, बाल, जब हम नेल्स काट देते हैं तो नए आ जाते हैं। चोट लग जाती है तो उसकी जगह नया मांस आ जाता है। बाल कटवाते हैं तो उसकी जगह नए बाल आ जाते हैं। इसी तरह से बॉडी के अंदर भी कितने ऑर्गन्स हैं जो हमारे लाइफ को चलाने में मदद करते हैं। और जैसे हार्ट है, उसकी पंपिंग होती रहती है, सांस लेने की नलियां हैं, भोजन की नली है। तो ये सब अंग सही तरीके से काम करते हैं, इनकी टूट फूट होती है और इनका निर्माण होता रहता है। तो शरीर निर्माण में वो सब चीज़ें भी आती हैं। फिर है शारीरिक क्रियाओं का नियमन। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में कई तरह की क्रियाएं एक साथ चलती हैं, चाहे हम जाग रहे हों चाहे हम सो रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, जागते समय तो आप जो भी क्रियाएं करते हैं आपको पता है। सोते समय क्या क्रियाएं होती हैं? चाहे आप जाग रहे हो चाहे सो रहे हो, सांस तो आपने लेना ही है, ये सबसे बड़ी क्रिया है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। आप खाना खाते हो, थोड़ी देर बाद आपको फिर से भूख लग जाती है, ऐसे ही थोड़ी लगती है। उसके ऊपर बॉडी मशीन की तरह काम करती है। पहले वाला खाना पूरे बॉडी को लगता है, हजम होता है, लगता है। उसके अंदर विटामिन, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन शरीर के अंदर रह जाते हैं। फालतू के पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। तो इसके ऊपर बॉडी काम करती है। वो काम तभी कर सकती है अगर उसको टाइम पे खाना मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं, भोजन का पाचन, सांस लेना, खून साफ करना, ठीक है, शरीर का निर्माण करना, ये सब क्रियाएं टाइम पे भोजन करने से ही होती हैं। कुछ लोग पतले होने के लिए खाना छोड़ देते हैं तो उनके शारीरिक क्रियाओं के ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। तो बल्कि इसकी बजाय ये आपको टॉपिक इसलिए पढ़ाया जाता है कि खाना बंद करने की चीज़ नहीं होती। अगर आप मोटे हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो खा रहे हैं उसको आपने यूज़ नहीं किया, आप चलते फिरते नहीं हो, आप बस खाना खाया, कोई क्रिया नहीं की, बैठे हैं। तो उससे क्या होता है, वो फैट बनता जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खाना भी खाना चाहिए टाइम से,
शारीरिक क्रियाएं भी करनी चाहिए, ऊर्जा को यूज़ करना चाहिए। अगर आपके अंदर ऊर्जा आई है उसको किसी काम में लगाना चाहिए, ठीक है, तभी आपके शरीर का निर्माण होगा, तभी सारी शारीरिक क्रियाएं चलेंगी। अब भोजन में चाहिए क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, कार्बोज कहते हैं उसको, वसा भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन, खनिज, लवण, सभी तरह की चीज़ें भोजन में होती हैं। जब आप एक अपनी थाली लगाते हो ना, उसमें रोटी रखते हो, चावल रखते हो, सब्जी रखते हो, दाल रखते हो, सैलेड, पानी पीते हो साथ में, उसमें सारा कुछ आ जाता है आपको, मतलब हर चीज़ का साधन है। हाँ, ये है कि हमें थोड़ा कैलोरी को ध्यान में रखते हुए खाना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखिए, प्रौढ़ स्त्रियों का संतुलित आहार कितना होना चाहिए, दालें कितनी होनी चाहिए, 60 ग्राम, ठीक है। हरी सब्जी कितनी होनी चाहिए, 125 ग्राम, यानी वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अन्य सब्जियां कितनी होनी चाहिए, 75 ग्राम, जो हम सैलेड में खाते हैं। फ्रूट्स कितने होने चाहिए, 30 ग्राम। वसा और तेल 40 ग्राम। अंडा नहीं चाहिए आपको, क्योंकि अंडे में वसा और प्रोटीन होती है, तो वो आपको भी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। मूंगफली, अनाज, दूध कितना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ 200 ग्राम। ये चाय, दूध, दही को छोड़ के चाय और दूध सब मिला के है मात्रा 200 ग्राम। तो मध्यम, अगर आप काम नहीं करते, अगर आप मध्यम श्रेणी का काम करते हैं तो आपके ग्राम देखो थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, रेस्ट नहीं करते, शारीरिक काम करते हैं, चलते हैं, तो आपके ग्राम देखो और बढ़ जाते हैं। ये सब आपने खुद स्टडी करना है और मैं आपको बाद में टॉपिक्स दूंगी, उन पे लिखना है। ये देखो बच्चों को कितनी कैलोरी चाहिए, ठीक है। और ये है यौवन अवस्था में लड़के और लड़कियों को कितना संतुलित आहार चाहिए। अब आ गया प्रोटीन। अब प्रोटीन की लाइनें बड़े ध्यान से सुनेंगे। प्रोटीन भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस, ये खनिज पदार्थ भी होते हैं। और प्रोटीन नाइट्रोजन का ज़्यादा यूज़ करता है शरीर के लिए, और ये हमें नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ प्रोटीन से ही मिलता है। नाइट्रोजन हमारे बॉडी को ज़रूर चाहिए। अब प्रोटीन के फ़ायदे क्या हैं? एक तो मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में टूट फूट होती है, कोशिकाएं टूट जाती हैं, फिर नई बनती हैं, स्किन उतरती है, नई बनती है, ठीक है। वो प्रोटीन से आपकी ज़्यादा मतलब रिपेयर होती है बॉडी की। तो शरीर के तंतुओं, त्वचा, मांसपेशियाँ, ब्लड जिनमें चलता है, वो नसें, अंग, शरीर के अंदर के बाहर के, उनकी टूट फूट, ये सब प्रोटीन से ही पूरे होते हैं। जिन स्त्रियों को गर्भ धारण होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़, दूध पिलाने वाली मदर्स को प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन फैट बन जाती है, और अगर शरीर में फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट का अभाव है तो यही प्रोटीन हमें फ़ायदा पहुंचाती है। प्रोटीन से हमारे पेट के अंदर कुछ पाचक रस बनते हैं, जिन्हें हार्मोन्स भी कहते हैं, एंजाइम भी कहते हैं, एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। ये हमारे भोजन को सही तरीके से पचाते हैं और उसका शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं। मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। ब्लड में हेमोग्लोबिन HB जिसको कहते हैं, खून टेस्ट करवाते हैं ना लोग, वो बनाता है प्रोटीन। रोग निवारण क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता, जैसे कि एक बच्चा होता है, वो किसी दूसरे बच्चे के पास बैठा, उसको खांसी हुई, जुकाम हुआ, उससे उस बच्चे को भी लग गया, लेकिन एक बच्चे को नहीं लगता है, वो बारिश में भी घूमता है तब भी उसको नहीं लगता है। तो रोग से लड़ने की एक में क्षमता है, एक में नहीं है।
तो जिसमें क्षमता नहीं है उसको अपने भोजन में किस पे ध्यान देना चाहिए? प्रोटीन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रोग से लड़ने की क्षमता वही बनाता है, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कीटाणु जल्दी शरीर पर हमला कर सकते हैं और बीमार कर सकते हैं। शारीरिक वृद्धि में हेल्प करता है, और बच्चा जैसे बड़ा हो इसके लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खिलाना ज़रूरी होता है। ये तो थे प्रोटीन के सारे फ़ायदे, ठीक है। फिर है प्रोटीन के साधन क्या हैं। प्रोटीन हमें पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी मिलता है, जैसे दूध और दूध से बने हुए सभी पदार्थ। वनस्पति प्रदत्त प्रोटीन भी होता है, जैसे दालें। और जितनी भी छिलका खोल के अंदर से बीन निकलती है ना, वो भी प्रोटीन होती है, जैसे मूंगफली, बादाम, फ्रांस बीन कहते हैं जिसको, ये सब प्रोटीन होता है। जितनी भी फलियां होती हैं ना, चाहे वो हरी हों चाहे वो सूखी हों, राजमा, वो प्रोटीन होते हैं। वनस्पति प्रदत्त प्रोटीन पशु प्रदत्त प्रोटीन की जगह कम उपयोगी होता है, यानी जो हम दालें बीन्स खाते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है। दूध, दही, पनीर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। पशुओं के कोश बहुत कुछ मानव कोशों के समान होते हैं, इसलिए उनकी प्रोटीन हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। और पशु से मिलने वाली प्रोटीन ए होती है, वनस्पति से मिलने वाली प्रोटीन बी होती है। इसलिए उड़द, मूंग, मसूर, अरहर, सोयाबीन ये सब दालों के नाम हैं। हरी सब्जियां, कुछ अनाज होते हैं जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, सूखे मेवे, बादाम, मूंगफली, काजू, इनमें काफ़ी प्रोटीन होती है। पशु प्रदत्त प्रोटीन में अंडा भी आती है, मांस, मछली, ठीक है, और दूध भी आता है। अंडे में एल्ब्यूमिन के रूप में प्रोटीन मिलती है। अंडे की प्रोटीन का नाम क्या होता है? एल्ब्यूमिन। मांस की प्रोटीन का नाम मायोसिन। दूध की प्रोटीन केसिन। गेहूं की प्रोटीन ग्लूटिन। और दालों की प्रोटीन लेग्यूमिन। और देखिए गाय का दूध, उसमें कितनी प्रोटीन होती है? 3.2% से लेकर 4.5% तक। भैंस के दूध में थोड़ी ज़्यादा होती है, मछली में देखो कितनी ज़्यादा होती है। इसीलिए मांस खाने वाले सोचते हैं कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं, एक्चुअल में उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। अंडे में 13%, सोयाबीन में बहुत ज़्यादा होती है 43.2%, दालों में बहुत होती है 21.0%। लेकिन दालों की प्रोटीन को हजम करना मुश्किल होता है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप दाल की प्रोटीन खाना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका उसको हजम करने का क्या है? उसका तरीका ये है कि आप उसको काफ़ी देर तक पानी में बनाने से पहले, उबालने से पहले भिगोएं। उससे वो आपके शरीर को ज़्यादा अच्छे से लगती है प्रोटीन। वैसे दालों में प्रोटीन काफ़ी होती है। सूखी मटर में 16% होती है, गेहूं में 6%, राजमा में 21%, मूंगफली में 24% प्रोटीन होती है। इसलिए हमें मुट्ठी भर मूंगफली अगर हम रोज़ खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुट्ठी भर से ज़्यादा खाएंगे तो वो फैट बनेगा। काजू बादाम में 18% होती है, और 18 से लेकर 21%, अखरोट में 13 से 15%। तो जब हम अपने खाने में सारा कुछ थोड़ा थोड़ा लेते हैं ना, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो आपका प्रोटीन पूरा हो जाता है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सुबह, दोपहर, रात 3 टाइम खाना खाना है, और 1 या 2 चपाती खानी चाहिए। बाकी की आपकी प्लेट के अंदर दाल, दही, ये सब होता है। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध, काफ़ी प्रोटीन हो जाता है। 5 बादाम खा लिए सुबह भिगे हुए, बच्चों को थोड़े ज़्यादा दे दिए। मूंगफली भी खा सकते हैं, अगर बादाम अफोर्ड नहीं होते कोई बात नहीं, मूंगफली में उससे ज़्यादा प्रोटीन है। ये हमारा वहम है कि काजू बादाम में ज़्यादा प्रोटीन होती है, आपके सामने है। अच्छा, अगर हम प्रोटीन नहीं खाते हैं, कम खाते हैं,
तो उससे हानियाँ क्या होती हैं? प्रोटीन से हम बीमार रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हमें कभी तो हेडेक हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा, कभी खून की कमी हो जाएगी, हाइट नहीं बढ़ती। बच्चों की अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें प्रोटीन खिलाएं, प्लस ओपन में खुले में वो गेम्स खेलें, मोबाइल गेम्स या वीडियो गेम्स नहीं खेलें। वेट कम हो जाता है, शरीर रक्तहीन हो जाता है। ये देखिए, ये क्या लिखा है, यकृत बढ़ जाता है। यकृत होता है आपका लिवर, यानी आपका लिवर ठीक से काम नहीं करता, ठीक है, और आपकी मांसपेशियाँ थोड़ी ढीली पड़ जाती हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। आपने कई बच्चे देखे होंगे, उनको ना सूखे सूखे से होते हैं, पेट थोड़ा बड़ा होता है, बाल उनके भूरे होते हैं, बालों में चमक नहीं होती, आँखों में भी चमक नहीं होती। ऐसे बच्चों को प्रोटीन की कमी होती है। उनको अगर प्रोटीन के साधन दिए जाएं, हाँ, भुने हुए चने, वो भी प्रोटीन का बहुत अच्छा साधन होता है, ठीक है, वो दिए जाएं। साथ में गुड़ दिया जाए, साथ में नींबू, यानी क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी होता है, ये सब तीनों मिला के दिए जाएं। नींबू यानी नींबू पानी साथ में, तो उससे क्या होता है कि प्रोटीन पूरे का पूरा शरीर को लग जाता है और बच्चे का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और वो ठीक होना शुरू हो जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जितना आपका वज़न है ना, जैसे मान लो आपका वज़न है 60 किलो, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन रोज़ चाहिए। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता यही है अभी, दैनिक आवश्यकता। अच्छा, अगर कई लोग ज़्यादा खाते हैं, अगर प्रोटीन ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होगा? वो शरीर में को पचेगा ही नहीं, वो आपका पेट खराब कर देगा, गुर्दा खराब हो जाएगा, ठीक है, और ये काफ़ी हानिकारक होता है। और हाँ, डेली की हमारी कितनी ज़रूरत है? नॉर्मल एक बड़े इंसान को 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है। अब ऐसा नहीं होता कि जैसे अगर आपने एक कटोरी दाल खाई तो जितना उस दाल का वज़न है उतना प्रोटीन आपको मिल गया। नहीं नहीं नहीं, उसका बहुत कम हिस्सा आपको प्रोटीन में मिलता है। इसलिए इसको आप काउंट करने की बजाय मेरे वाला तरीका अपनाओ कि चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, अपना खाना टाइम पे खाना चाहिए, और खाने में जो भी घर में बनता है सब कुछ खाना चाहिए। मौसम के हिसाब से हर फ्रूट खाना चाहिए, हर चीज़ खानी चाहिए। मूंगफलियों के सीज़न में मूंगफली खाओ, ठीक है, कोकोनट के सीज़न में कोकोनट खाओ। हर चीज़ खानी चाहिए और कम मात्रा में खानी चाहिए, और बैठे नहीं रहना चाहिए, उसको यूज़ अप करना चाहिए। शिशुकाल में 0 से 3 महीने के बच्चे को 2.3 दूध द्वारा प्रोटीन दी जाती है। आजकल कहते हैं कि या तो माँ का दूध या फिर डब्बे का जो दूध आता है बच्चों का स्पेशल, उसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन डाली जाती है, साथ में आयरन, साथ में विटामिन सी ज़रूरी है, वो भी डाला जाता है, ठीक है। और फिर बाल्यावस्था का आ गया, जैसे 9 से 12 साल के बच्चे को 1.5 किलो प्रोटीन मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ कौन सा? वनस्पति द्वारा, जैसे सब्जियों का प्रोटीन। अच्छा, फिर आ गया 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को कितना प्रोटीन? देखो धीरे धीरे ना दैनिक आवश्यकता 1 साल के बच्चे की 16.5 है, 10 से 12 साल के बच्चे की कितनी हो गई? 41। 13 से 15 की कितनी हो गई? 55 ग्राम। और 19 साल के बच्चे की बड़े इंसान जितनी 60 ग्राम। तो प्रोटीन की आपकी जो ज़रूरत है उम्र के हिसाब से बढ़ती है, लेकिन जब एक बार आप सीनियर बन जाते हैं, 20-21 साल के हो जाते हैं, तो वो 55 से 60 ग्राम होनी चाहिए। गर्भावस्था में प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता बढ़ जाती है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, उसको 10 ग्राम सिर्फ प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। कई ऐसा सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, पहले भी बाद में भी। बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती,
बस इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि जो भी आप खा रहे हो ना, टाइम से खाओ और घर का बना हुआ भोजन खाओ, और जो आपकी प्लेट है खाने की वो वैसी ही होनी चाहिए जितनी आपको भूख है। जब भूख ख़त्म होगी उसके ऊपर से खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। स्तनपान करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको ज़्यादा प्रोटीन, 10 ग्राम ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, क्योंकि वो अपने शरीर का फ़ैट और प्रोटीन थोड़ा सा बच्चे को भी देती हैं। गर्भावस्था में सामान्य आवश्यकता 45, एक्स्ट्रा चाहिए 10, योग हो गया 55। स्तनपान वाले को अगर 45 ज़रूरत है, अतिरिक्त मात्रा में 20 चाहिए, 65 हो गया। यानी ब्रेस्ट फीड करने वाली लेडीज़ को 10 ग्राम ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो अब आपका ये सारा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो, आपने क्या करना है, आपने ये सारा टॉपिक ध्यान से एक बार रीड करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको ना सारा पढ़ना है आपने। उसके बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप मेरे को क्वेश्चन व्हाट्सएप करो, चाहे वॉइस मेल से करो, चाहे जैसे मर्जी। और फिर मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगी बना। प्रोजेक्ट का मतलब 10 पेजेस लेने हैं आपने मार्केट से, बहुत सुंदर से, और उसमें आपको डायग्राम भी दूंगी मैं। और डायग्राम आप अभी नोट ही कर, चलो डायग्राम भी दे दूंगी। अभी मैं आपको एक लिस्ट बना के देती हूँ, आपने उन 10 पेजेस में क्या क्या लिखना है, और टॉपिक पढ़ना ज़रूर है। थैंक यू सो मच।